तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट। तो पहली बात, इसको हम मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? हाँ भाई, इसको हम मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फॉर्म मेल गैमिट। क्या बनाता है ये? मेल गैमिट बनाता है, यानी ये स्ट्रक्चर मेल गैमिट बनाती है, इस वजह से इसको मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन, तो इसका डायामीटर आपको याद रखना है, और इसका डायामीटर कितना होता है? 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, सुना जानते, अगर आप पॉलन ग्रेन की बात करोगे तो पॉलन ग्रेन के अंदर लेयर कौन कौन सी होती हैं? लेयर बोलो या कवरिंग? तो आपको मिलेंगी, एक मिलेगी एक्साइन। क्या मिलेगी? एक्साइन। और दूसरी क्या मिलेगी? पेंटाइन। पहले तो हम एक्साइन की बात कर लेते हैं। एक्साइन, पहली बात बताया आपको, आउटर कवरिंग होगी। कैसी कवरिंग होगी? आउटर कवरिंग। तो एक्साइन आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। इसके अलावा एक्साइन जो होती है यानी आउटर कवरिंग रफ होती है। कैसी होती है? रफ। और आप बोलना चाह सकते हो ऑर्नामेंटेड। हाँ, बोल सकते हैं डेकोरेटेड भी। ऑर्नामेंटेड यानी डेकोरेटेड होगी, मतलब कलरफुल दिखाई देती है। और इंपॉर्टेंट बात, ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। हाईली रेजिस्टेंट होता है। इसकी वजह से पॉलन ग्रेन के पास एक एबिलिटी होती है। पॉलन ग्रेन के पास इसकी वजह से क्या होगी? एक एबिलिटी। और वो एबिलिटी क्या है? इसकी वजह से कैन विदस्टैंड, कैन, अच्छा ये नीचे लिख देता हूं, रुको। इसकी वजह से इसके पास क्या आती है? कुछ एबिलिटीज आती हैं। और वो एबिलिटी क्या है? कि पहली बात तो ये कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। क्या झेल सकता है? हाई टेम्परेचर झेल सकता है, एसिड झेल सकता है, अल्कली यानी कहीं पर अगर बेस वगैरह मिले तो वो भी कंडीशन सर्वाइव कर जाएगा। इसके अलावा कैन प्रिजर्व एज फॉसिल्स। कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है इसको? फॉसिल्स के जैसे इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब खास बात होती है किसकी? एक्साइन की, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग जो एक्साइन है इसकी वजह से। अब अगर हम बात करें इनर कवरिंग इंटाइन की, अभी हम बात करेंगे जर्म पोर की थोड़ी देर में। अगर हम इनर कवरिंग की बात करें दैट इज इंटाइन। कौन सी कवरिंग? इंटाइन। तो इंटाइन जो होती है उसमें याद रखना ये क्या होती है? पहली बात तो इनर टू एक्साइन। और ये कैसी होगी? स्मूथ होगी। और अगर हम बात करें तो ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज या पेक्टिन प्लस सेलुलोज लिख सकता हूं। तो पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होगी। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक्साइन कहीं कहीं पर मिसिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर। तो याद रखना, प्रोमिनेंट स्पेस वेयर एक्साइन क्या हो?
मिसिंग हो उसे क्या बोलते हैं, जर्मपोर। और आपको पता है जर्मपोर का काम क्या होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, ठीक है ना, हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन बोल सकता हूं, हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, यानी पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इतनी बात हुई किसके बारे में, एक्साइन, एंटाइन और जर्मपोर के बारे में। अब आपको होता है कि जो पोलन ग्रेन है भाई साहब, इनके अंदर दो सेल होती है, और जो दो सेल है वो क्या है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल है। तो अगले पेज पे चल रहा हूं। तो हमारे पास अगर हम बात करें सेल्स की, तो दो सेल मिलेंगी, एक होती है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो पहली बात तो जनरेटिव सेल क्या होती है, छोटी सी सेल, स्मॉल सेल that float in cytoplasm of वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल के क्या साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। और जनरेटिव सेल क्या करते हैं, फॉर्म टू मेल गैमिट, या आगे चल के कितने मेल गैमिट बनाएंगे भैया, भविष्य में दो मेल गैमिट बनाते हैं। कितने मेल गैमिट, दो मेल गैमिट। दूसरी सेल जो थी वो मेरे पास है वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल। अगर हम वेजिटेटिव सेल की बात करें तो वेजिटेटिव सेल हम उस सेल को बोलते हैं जो बड़ी वाली सेल होती है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो लार्ज सेल विद, अच्छा यही बोल सकते हैं। और ये क्या बनाएगी, फॉर्म पोलन ट्यूब। क्या बनाएगी ये बाद में, पोलन ट्यूब बनाएगी। क्लियर बात है। तो ये हो गई बात किसके बारे में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में। आपको पता है पोलन ग्रेन जब सेट होता है, मतलब जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो उसके दो कंडीशंस हैं, या तो वो दो सेल स्टेज में रिलीज होगा या तो थ्री सेल स्टेज में। तो अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन सेड कब कब, एक तो टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, या फिर कौन से स्टेज में, थ्री सेल्ड स्टेज। जब टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होगा तो कितना होगा भाई साहब, 40%, सॉरी 60%। कितना होता है टू सेल स्टेज में, 60%। और 40% कौन से स्टेज में, थ्री सेल स्टेज में। अच्छा, अब अगर किसी को दिक्कत है कि अगर दो सेल होंगी तो क्या होंगी और थ्री सेल होंगी तो कौन कौन सी होंगी, दो सेल में तो सबको क्लियर होना चाहिए, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। लेकिन जब थ्री सेल स्टेज आएगी तो दो मेल गैमिट और प्लस वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। सही बात है ना, मेरी बात सुना। कई बार आपसे पोलन ग्रेन बनाने के लिए बोल देते हैं कि भैया पोलन ग्रेन का क्या बना दो, डायग्राम। तो जब पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे तो क्या करना है, मैं, अरे पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन, देखो जो बना रहा हूं ये मैच्योर पोलन ग्रेन ही है। क्या ये, कौन सा कौन सा डायग्राम तुमने बना दिया था, आप सुना है इधर। अगर हम बात करें तो भैया ये कुछ कुछ जगहों पर ये मिसिंग होती है ना, जब स्कूल में से कॉपी वॉपी कभी कभी आती है ना आंसर आंसर की, तो कभी कभी मुझे भी चेक करा दिया करो क्या तुमने लिखा।
नहीं मिलती आंसर। अगर मान लिया अगर किसी को मिल जाए तो एक बार दिखा दिया करो, ताकि एक बार देख तो लें क्या गलत किया है, क्या लिखा है, क्योंकि आपके बोलने में और आपके लिखने में फर्क होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने वहां क्या लिखा था और आप मुझे क्या बता रहे हो कि मैंने ऐसा किया था, उन दोनों बातों में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक बार देख लूं मैं खुद ही कि आपने किया क्या था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इस वाली सेल को हम बोलते हैं जर्म पोर, मतलब ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको, जर्म पोर बोलते हैं। ये बाहर वाली लेयर जो है ये क्या है, एग्जाइन है। ये अंदर वाली लेयर कौन सी है, इंटाइन है। कौन सी लेयर है, इंटाइन है। और सुनना ध्यान से, और सुनना ध्यान से, यहां जो होगा ऐसे किनारे में एक सेल मौजूद होगी, दैट इज जनरेटिव सेल, और एक सेंटर में न्यूक्लियस बना देना है, और ये इसका पूरा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो अगर हम बात करें तो बड़ी वाली सेल जो है, दिस इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी वाली सेल है, ये कौन सी है, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पोलन ग्रेन का डायग्राम का भी आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहली बात तो, जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है क्या, पोलन एलर्जी। क्या आती है, पोलन एलर्जी। तो भैया पोलन एलर्जी क्या होती है, एलर्जी किसकी वजह से, पोलन ग्रेन की वजह से। एलर्जी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कर दे, यानी जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स कर दे, तब उसे क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू इम्यून ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑफ इम्यून सिस्टम, इसे क्या बोला जाता है, पोलन एलर्जी बोला जाता है। एलर्जी सिर्फ, अच्छा, इसको हम बोलते हैं एलर्जी। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है किसकी वजह से, क्या है, एलर्जी है। लेकिन अगर एलर्जी ये पोलन ग्रेन की वजह से हो रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलन एलर्जी। एलर्जी ड्यू टू पोलन। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पार्थीनियम है। क्या है, एक प्लांट है पार्थीनियम, जिसका शुभ नाम दूसरा वाला क्या है, कैरेट ग्रास है। कैरेट ग्रास, इसको हम प्यार से दूब घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूब घास। ये सुना ध्यान से, ये कॉज क्या करता है, कॉज एलर्जी। और ये हमारे यहां था नहीं, हाँ, वीट के साथ ही, इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, along with wheat, यानी वीट के साथ में इंडिया में आया था। ठीक, अब सुना ध्यान से, इतनी बात हो गई। अच्छा, पोलन एलर्जी जब होगी तो एलर्जी, और आप पता है आपको कहां पढ़ते हो, आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर, कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, आंखों से आंसू आना, नाक से पानी आना, पूरा चेहरा लाल हो जाना, ठीक है ना, स्नीजिंग वीजिंग ये सब होना, ये सब क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स है। ठीक है ना। तो आपको इतना बात पता होना चाहिए जहां इस चैप्टर में जो जानना था। इसके बाद हमें जो अगली चीज जाननी है वो है पोलन प्रोडक्ट। क्या है, पोलन
प्रोडक्ट। आपको पता है पोलन ग्रेन इज ए रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, भैया बढ़िया सोर्स है न्यूट्रिशन का। क्या है? रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, भैया बढ़िया सोर्स है किसका? न्यूट्रिशन का। इसीलिए यूज्ड बाय एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। कैसे इस्तेमाल करते हैं? सप्लीमेंट की तरह, एज सप्लीमेंट। ठीक है ना? ये किस फॉर्म में है? अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप, अवेलेबल एज टैबलेट एंड सिरप। डायग्राम आप देख ही पा रहे हो कि भैया टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। सही बात है ना? अब हम बात करें तो हमारे पास आता है पोलन वाइबिलिटी। क्या आता है? यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पोलन वाइबिलिटी, पोलन वाइबिलिटी क्या होती है कि भैया पोलन ग्रेन के पास कितनी देर तक जर्मिनेशन की एबिलिटी रहती है। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे पीरियड फॉर विच pollen retain germination ability। जितनी देर तक जर्मिनेशन एबिलिटी रहती है उसे क्या बोलते हैं? पोलन वाइबिलिटी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है कि ये वेरिएबल होती है। ये कैसी होती है? वेरिएबल, मतलब सबके लिए क्या हो सकती है? अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास व्हीट है एंड राइस है, इसके लिए वाइबिलिटी कितनी देर की होती है? सिर्फ 30 मिनट की। यानी 30 मिनट के अंदर अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मान लिया मेरे पास सोलेनेसी फैमिली है, मेरे पास रोजेसी फैमिली है, मेरे पास लेगुमिनेसी फैमिली है, नाम से कुछ लग रहा है? हाँ, तो बस इनकी वाइबिलिटी कितनी होती है? 1 मंथ। तो कहने का मतलब आप देख ही रहो, अलग अलग लोगों की वाइबिलिटी अलग अलग टाइम की है। तो मतलब पोलन वाइबिलिटी सबकी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। अब मेरी बात सुनो, पोलन वाइबिलिटी के बाद हमारे पास आता है पोलन बैंक। क्या आता है? पोलन बैंक। तो भैया बैंक में क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं ना। तो पोलन बैंक में क्या करेंगे? पोलन ग्रेन इकट्ठा करेंगे। पोलन बैंक। तो पोलन बैंक जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन, प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन। किसमें स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस। और आपको बताया जो पोलन बैंक है, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स। मतलब जो प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करते हैं ना, और ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। मतलब मान लिया मुझे कोई ऐसी क्रॉप बनानी है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करना है, जिसमें हम नए नए सीड अलग अलग वैरायटी के प्लांट बना रहे हैं, तो उसकी ब्रीडिंग में हम कई बार पोलन ग्रेन को स्टोर करके पहले से रख लेते हैं, ताकि जब हमें नीड हो तो हम उसका इस्तेमाल कर लें। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम इसका यूज करते हैं। तो ये बात हो गई, आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन था ये पूरा खत्म हो गया है। अब चलते हैं कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया सबसे पहली बात तो ये कुछ डायग्राम जो एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि डायग्राम आते रहते हैं तो
शक्ल इनकी हमें जरूर देखनी है। इस डायग्राम को हम इस साइड करते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि जरूरत मुझे उसी साइड की है इसलिए उधर किया है। ठीक, अब मेरी बात सुनना चाहते हैं, टॉपिक हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सुनना बातों को। सबसे पहली बात कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता क्या है? कार्पल या पिस्टिल। सही बात है। अगर हम कार्पेल या पिस्टिल की बात करें तो कार्पेल या पिस्टिल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इसको इधर ही कर लेते हैं, रुक जाओ। कार्पेल या जो पिस्टिल होते हैं इसमें 3 पार्ट मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसमें कुछ बेसिक बातें जो यही बता रहा हूं। क्या पहले स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, मतलब पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा कहां से? एंथर से, तो कहां जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करता है, ठीक है ना। स्टाइल जो होती है वो क्या करती है? कनेक्ट करती है स्टिग्मा को किसके साथ में? विद ओवरी, यानी स्टिग्मा को ओवरी के साथ में कनेक्ट करती है। ओवरी जो है बेसल यानी सबसे लोअर पार्ट होता है और सोलन पार्ट होता है। ठीक, अब बात सुनो ध्यान से कि अगर हम बात करें कि जो नीचे वाला पोर्शन ओवरी है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? हम ओव्यूल बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दिस इज ओवरी, यानी पूरी स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी है। लेकिन मेरी बात सुनना, जो किनारे की बाहर की वॉल है इसको हम बोलते हैं ओवरी वॉल। क्या बोलते हैं? ओवरी वॉल बोलते हैं। और ये जो अंदर की जगह है इसे बोलते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल बोलते हैं। ऊपर का पार्ट क्या है? स्टिग्मा, और ये पोर्शन क्या है? स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी वॉल एंड ओवरी। क्लियर है बात? अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि जो ओव्यूल है वो अटैच होता है थ्रू ओवरी वॉल या ओवरी से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ ए टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अटैच्ड विद ओवरी वाया प्लेसेंटा। किसके थ्रू अटैच होगा? प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होगा। आप सुनना, ये जो आपका कार्पल है ये कार्पल 2 कंडीशन में हो सकता है। एक तो हो सकता है मोनोकार्पेलरी। क्या हो सकता है? मोनो कार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पेलरी का मतलब सिंगल कार्पल। कितने कार्पल होंगे? सिंगल कार्पल होगा, सिंगल कार्पल। और दूसरा हो सकता है पॉलीकार्पेलरी। क्या हो सकता है? पॉलीकार्पेलरी। अगर मल्टीपल कार्पेल हैं तो इस केस में 2 सिचुएशन बनती है, मल्टीपल कार्पल। और जब मल्टीपल कार्पल हो तो 2 कंडीशन कौन कौन सी बनती है? एक सिनकार्पस और एक एपोकार्पस। सिनकार्पस एंड दूसरी क्या है? एपोकार्पस। थोड़ा सा जगह कहीं
एक क्या है सिनकार्पस और एक क्या है एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड, सिनकार्पस का मतलब क्या होता है फ्यूज्ड, और एपोकार्पस का मतलब क्या होता है फ्री, यानी सारे कार्पल फ्री होंगे और सारे कार्पल फ्यूज्ड होंगे। जैसे अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो ये वाला, तो इस डायग्राम में ये जो पहला वाला डायग्राम है ये सिनकार्पस है। कैसा है ये सिनकार्पस है, और सिनकार्पस में ये किसका डायग्राम है पैपेवर का। किसका है पैपेवर, हाँ हाँ। और ये जो है ये एपोकार्पस है। कौन सा डायग्राम है एपोकार्पस का। इसमें देख रहे हो सारे कार्पल्स अलग अलग दिख रहे हैं। और ये किसका है माइकेलिया का। किसका है डायग्राम माइकेलिया। क्लियर है बात। तो ये दोनों डायग्राम भी आपको ध्यान रखने हैं और ये पेपर में आता रहता है, मैंने भी दे रखा है क्वेश्चंस। ठीक, अब सुना ध्यान से। अब अगर हम बात करें इस वाले डायग्राम पे, थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है। अब ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसकी ओव्यूल की। किसकी स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल की। ये ओव्यूल जो है इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। उल्टा होता है ये, कैसा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो आपसे पूछे एंजियोस्पर्म का ओव्यूल मोस्टली कैसा दिखता है, आप आंसर दोगे सर एनाट्रोपस यानी उल्टा दिखता है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट हाइलम। क्या है हाइलम। हाइलम उस जगह को बोलते हैं रीजन वेयर। अच्छा इससे पहले एक और चीज जो बता दूं, कहीं दिख रहा है फ्यूनिकल, हाँ दिखा इधर। तो फ्यूनिकल क्या होता है एक स्टॉक है, मतलब एक डंडी है विच अटैच ओव्यूल विद प्लेसेंटा, यानी ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ने का काम कौन करता है एक डंडी करती है। उस डंडी को क्या बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं उसको हम फ्यूनिकल। जैसे मटर देखा है, मटर में ऐसे एक रो होगी, उस रो में मटर के दाने होंगे और ऐसे एक डंडी से अटैच होगा। तो ये जो गोल सा सरफेस के ऊपर लाइन के ऊपर दिख रहा है ये प्लेसेंटा है, जो लाइन है ये डंडी फ्यूनिकल है, और ये सीड क्या है ओव्यूल है। तो फ्यूनिकल वो डंडी है जो अटैच करती है किसको ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ में। और रीजन ये देखो जो हाइलम है रीजन वेयर जो फ्यूनिकल है फ्यूज विद ओव्यूल, यानी वो हिस्सा जहां पर फ्यूनिकल आकर के ओव्यूल से जुड़ता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट। इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट तो क्या करता है लेयर विच इन सर्कल ओव्यूल, जो ओव्यूल को चारों तरफ से घेर के रखता है उसे हम क्या बोलते हैं इंटेगुमेंट। बाहर वाली कवरिंग आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली कवरिंग अंदर वाली को क्या बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। फिर आपको यहां दिखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियोसैक। किसको न्यूट्रिशन देंगे एम्ब्रियोसैक को। एम्ब्रियोसैक कुछ और नहीं फीमेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या चीज है फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, यहां दिखा आपको एम्ब्रियोसैक जिसके बारे में मैंने वहां बता ही दिया कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब ये फीमेल गैमेट बनाएगा आगे चल के। उसके बाद आपको दिख रहा है ये छोटी सी एक ओपनिंग दिख रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहां माइक्रोपाइल। सर ये माइक्रोपाइल क्या चीज होती है एक ऐसा प्लेस जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होता है। रीजन वेयर इंटेगुमेंट absent, इंटेगुमेंट absent, जहां पर इंटेगुमेंट absent होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। और शैलजा क्या होता है अपोजिट टू माइक्रोपाइल, अपोजिट टू माइक्रोपाइल।
तो माइक्रोपाइल के जो अपोजिट आता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, चलाजा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, ये सेंटर में आपको एम्ब्रियोसाइक दिख रहा है। अच्छा एक और बात, न्यूक्लियस कहां होता है, आउटसाइड एम्ब्रियोसाइक। कभी कभी ये पूछ लेते हैं न्यूक्लियस कहां होता है, आउटसाइड एम्ब्रियोसाइक, यानी एम्ब्रियोसाइक के चारों तरफ जो लेयर होती है वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है, 2n यानी डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल की है, किसकी है, एक ओव्यूल की है, ठीक। और ओव्यूल एक कैसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है ये, एनाट्रोपस मतलब उल्टा है। क्लियर है बात। तो ओव्यूल के बाद अगर हम आगे चलते हैं तब हमारे पास आता है भैया मेगास्पोरोजेनेसिस। सर कैसे बनते हैं मेगास्पोर, यानी एम्ब्रियोसाइक की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक अगला आता है वह है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर ये जो लास्ट वाला डायग्राम है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। क्लियर है बात। अब मेरी बात सुनो, मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होती है, हाँ क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर या मैं बोलूं एम्ब्रियोसाइक। क्या, एम्ब्रियोसाइक। कहां से, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। कहां से, मेगास्पोर मदर सेल से। अब यहां थोड़ी सी कुछ बातें सुनना। जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है ना, वो मोनोस्पोरिक होती है। कैसी होती है, मोनोस्पोरिक। मतलब डेवलपमेंट कहां से होती है, सिर्फ एक ही स्पोर से। डेवलपमेंट टेक प्लेस बाय ओनली वन स्पोर। बनते तो चार हैं, लेकिन चार में से तीन क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाते हैं। अगर एक बार डायग्राम में देखो तो सुनो, आपको दिखा पहली बात तो न्यूक्लियस याद है एम्ब्रियोसाइक के बाहर। तो न्यूक्लियस में से एक ऐसी सेल होगी जिसके पास होगा डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और साइज में वो सेल क्या होगी, बड़ी होगी। तो एक बड़ी सी सेल जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस क्या होगा उसका, प्रोमिनेंट होगा, वो सेल कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहलाती है वो, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा 1 तो बनेगा मेगास्पोर डायाड, और फिर उसके अंदर मियोसिस 2 होगा, बनेगा मेगास्पोर टेट्राड। इन चार में से तीन मेगास्पोर क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। एक फंक्शनल रहेगा, जो फंक्शनल है वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाएगा, यानी फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद सेकंड कैरियोकाइनेसिस, फिर थर्ड कैरियोकाइनेसिस, और फाइनली जाकर के एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइक की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मुझे बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको खत्म करता हूं फटाफट। हाँ क्या कह रहा हूं, हाँ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं। इधर देखना, एक सेल जिसके पास क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, ये सब कंडीशन होंगी। और ये जो सेल होगी, इस सेल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे, सही बात है ना। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस 1, क्या बनेगा, मेगास्पोर डायाड, और मेगास्पोर डायाड से क्या बनता है, मियोसिस 2, और क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड। क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड। और मेगास्पोर टेट्राड में क्या कर जाएंगे, 3 कर जाएंगे डीजनरेट, 3 डीजनरेट कर जाएंगे। एक क्या रहेगा, फंक्शनल 1,
फंक्शनल रहेगा, और जो फंक्शनल है उसमें क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आगे और खुद सोचो, जब यहां से यहां आए इस डायग्राम पे, तो एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर एक बार और हुई, यानी 1 2, फिर एक बार और 3, यानी 3 बार सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किए हैं। टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे और 3 ऊपर और 3 नीचे, हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। तो 3 सेल ऊपर बनेंगे और 3 सेल नीचे। जो 3 सेल ऊपर बनती हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और ये चैलजा की तरफ होती हैं। और जो नीचे 3 सेल बनती हैं उसमें एक होता है एग सेल और बाकी 2 होती हैं सिनर्जिड सेल, मिला के 3 हुआ। इन दोनों को, एग सेल और सिनर्जिड सेल को मिला के बोलते हैं एग एपेरेटस। सिनर्जिड सेल के नीचे आपको कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं, जिसका काम होता है जब पोलन ट्यूब बनेगी तो पोलन ट्यूब को गाइड करना। और एग आपको पता ही क्या होगा, और जो बीच वाली बड़ी वाली सेल है उसे सेंट्रल सेल, और उसके पास 2 न्यूक्लियस होगा n+n में। एंटीपोडल सेल हैप्लोइड, पोलर न्यूक्लियाई n+n, सिनर्जिड सेल हैप्लोइड, एग सेल हैप्लोइड। क्लियर बात? तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एक सब के सब क्या होंगी, हैप्लोइड होंगी। क्योंकि इसमें 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस है, इसलिए इसे बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो साइट। ठीक है ना? तो मैंने समझा सारा दिया है, ये फीमेल वाला ही पोर्शन खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम पॉलिनेशन की बात करेंगे। आज बस यहीं तक, ठीक है।